वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज मैं इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा क्लास लेके आया हूँ। क्लास थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि पीछे कुछ प्रॉब्लम हो चुका था जिसके वजह से मैं क्लास नहीं बना पा रहा था, इसके लिए सॉरी। बट अब हम लोग रेगुलर क्लास यहाँ आपको मिलते रहेगा और आप पढ़ते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ओम्स लॉ क्या होता है, इसका डेफिनेशन, ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं, दूसरा ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन प्रूफ कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू, उससे रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां रेजिस्टेंस जो होता है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए कैसे निकालते हैं, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल क्या होता है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर, ये सारा टॉपिक आज की क्लास में कवर होगा। तो आप फटाफट वीडियो को शेयर करिए और कॉपी पेन निकाल कर एकदम बैठ जाइए ताकि हर एक बात को आप नोट करके चले, ताकि कोई भी दिक्कत आने वाला समय में नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ओम्स लॉ क्या है, थोड़ी अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये तीन चीजें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक जर्मन साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। 1827 में इन्होंने इस लॉ को दिया और उसके बाद से ये इतना यूजफुल हो चुका है और इतना हमारे लिए उपयोगी है कि आज हम लोग 10th क्लास से ही इसको 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर मैं ओम्स लॉ के डेफिनेशन की बात करूं तो current flowing in the conductor is directly proportional to potential difference across the end of the conductor in the electronic circuit at constant temperature and other conditions। मतलब किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसके वोल्टेज के समानुपाती होता है जब तापमान और अन्य कंडीशन जो हो स्थिर रहे। यानी अगर इसे हम लोग मैथमेटिकली देखना चाहें तो क्या दिखाएंगे, V is directly proportional to, हाँ, V अगर मैथमेटिकली बोलूं तो V is directly proportional to I, यानी जो वोल्टेज होता है वो करंट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर इसे थोड़ा सा मैं और, है ना, थोड़ा सा मैं इसे अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिसे तो यहाँ पर वो कांस्टेंट का नाम है आर और ये हो गया आई, यानी V इज इक्वल टू आर आई। और इसका मतलब ये हो गया कि जो R होता है वो V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। और यही वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन जो है जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और यही साइमन की वजह से आगे जब पढ़ेंगे कि हम लोग जब इसकी यूनिट निकालेंगे तो हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं ओम इन जो रेजिस्टेंस है इसके यूनिट की बात करूं तो क्या होगा, तो आपको पता है वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है और करंट का यूनिट एम्पियर होता है। मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका था। यानी एक तरीके से बोलूं तो वोल्ट पर एम्पियर होता है और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग बोलते हैं ओम। क्या पढ़ते हैं इसे? ओम बोलते हैं, ओम बोला जाता है। क्लियर है बात? तो इन्होंने चूंकि इन्होंने दिया है इसलिए स्टैंडर्ड जब यूनिट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट में हम जो भी लोग उसको रिसर्च करते हैं, जो जो उसको डिराइव करते हैं, उनका नाम उनमें उनको हम लोग देते हैं ट्रिब्यूट के रूप में, ताकि लोग उनको आसानी से याद रख पाए। तो एक बात तो समझ में आ गया ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। बट यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखने वाला है कि ये ओम्स लॉ हमेशा सही नहीं होता, हर कंडक्टर में सही नहीं होता। इसके लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए, तो हम लोग इसको पहले वेरीफाई करने का एक तरीका देखते हैं कि क्या ये सही में ये जो बात कह रहा है वो है या नहीं भी। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना लिया और इस सर्किट के अंदर जैसा आपको दिख रहा है कि ये है बैटरी या सेल। सेल एक होता है, चूंकि बहुत सारे सेल मिले हुए तो इसको बैटरी कहते हैं। ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम जनरली होता है करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना, ये इसका अपना फंक्शन होता है। दूसरा ये है की जो होता है, अगर की को हम लोग क्लोज कर देंगे तो
सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये कोई भी रेजिस्टेंस है, इसके जगह पे आप अपना टीवी लगा सकते हैं, अपना पंखा लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, कुछ भी लगाएं वो सारे वो रेजिस्टर, उसके अंदर का रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज आता है इसको मेजर करने के लिए आपने क्या लगाया है, एक वोल्ट मीटर लगाया है। और वोल्ट मीटर जो पैरेलली लगाया जाता है सर्किट के अंदर। ठीक है जी। जैसे ही उसके बाद आगे जाओगे तो इस सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लगा देते हैं अमीटर। और अमीटर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं सर्किट के साथ। अब इस सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है, नेक्स्ट क्लास में मैं लाऊंगा और मैं पूरा प्रूफ भी कराऊंगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं वहां पे कराने वाला। तो हम करते क्या है, सबसे पहले कि हम लोग देखो, हम लोग दो एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, एक तरफ होता है वोल्टेज और एक तरफ होता है करंट। ठीक है, करंट। और जैसे जैसे हम लोग अलग अलग रीडिंग लेते हैं तो मान लो तो 3 4 5 रीडिंग हम लोग लेंगे। कितने, 4 या 5 रीडिंग लोगे अगर आप ऐसे करके, राइट, ऐसे 5 रीडिंग। तो आप क्या करोगे, सबसे जैसे ही आपने की दिया तो वोल्टामीटर और अमीटर में आपको रीडिंग आएगा, है ना। रीडिंग कैसे आएगा, जैसे देखो ना, जैसे आपके घर में स्टेबलाइजर आता होगा ना, जैसे ही आपको जब उसको स्विच देते होंगे तो उसमें दिखाता होगा 220 वोल्ट पर कांटा चला जाता होगा। तो उसी तरीके से वोल्टामीटर और अमीटर में होता है, रीडिंग करने के लिए लगा हुआ होता है डिवाइस। तो जैसे ही जब सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा तो वोल्टेज और अमीटर में जो करंट है उसको मेजर करके आप इसको पहले जगह पे लिख लोगे। अब क्या करना है, इस रियोस्टेट में जो ये अलग अलग जो खांचा दिख रहा है इसको आगे पीछे करने से करंट कम ज्यादा होता है। जैसे ही आपने करंट को बदला और बदलने के बाद आपने क्या किया, उसके बाद उसमें वोल्टेज में भी चेंजेस आएगा, उस वोल्टेज को भी यहाँ पे मेजर कर लो। और इस तरीके से आप क्या करो, 5 रीडिंग लो और हर बार आप क्या करो, V बाय आई निकालो। तो हर बार आपको क्या नजर आएगा कि जो V बाय आई है वो हमेशा कांस्टेंट या कोई एक फिक्स वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित यह हुआ कि अगर आप इसको और भी अच्छे तरीके से ग्राफ से देखना चाहते हो तो यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे करंट को रखो और जब यहाँ से V और I को जब पुट करोगे तो आप देखोगे कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये स्ट्रेट लाइन क्या प्रूव करता है, स्ट्रेट लाइन आपको बताता है कि जो वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, अब बोलो किसी को एक ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं होता। देखो V और I मान लो यहाँ पर 5 वोल्ट हुआ और यहाँ पे मान लो 1 एम्पियर हुआ, यहाँ 10 हुआ और यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पे 15 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ। अब इनमें देखोगे हर बार देखो 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी 5। देखो ना, 5/1, यहाँ से 10/2, यहाँ से 15/3, यहाँ से 20/4। देखो हर बार ये 5 ही आ रहा है। तो मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि हमेशा फिक्स ही आएगा, ये हमेशा फिक्स ही आएगा। तो अब इसको पुट कर दो 5 और 1। तो अगर मान लो कि वोल्टेज जब 5 था उसमें 1 था तो ये 1 यहां से और यहां से 5, एक पॉइंट बन गया। दूसरा मान लो कितना था, 2 था और ये 10 था तो दूसरा यहां बन गया। और ऐसे ही जितने पॉइंट मिलते जाएंगे इन पॉइंट को मिला दोगे ऐसे करके तो क्या बन जाएगा, सिंपल ग्राफ बन जाएगा। और ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया हो। क्लियर है, तो वेरिफिकेशन भी हो गया। अब वी आई का ग्राफ थोड़ा सा ये थोड़ा स्टैंडर्ड में बता रहा हूं ताकि और अच्छे से समझो कि आप V और I के ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो ग्राफ मैंने अभी आपको बना के दिखाया तो आपको पता है यहाँ पे I यहाँ पे V जब मैंने दिखा तो ये ओम्स लॉ का ग्राफ है और ये दिखा रहा है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसका जो स्लोप होता है ना, जो वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब कितना वोल्टेज में चेंज किए, यानी डेल्टा में कितना, वी में कितना चेंज किए और करंट में कितना चेंज हुआ, ये स्लोप जो है हमेशा क्या मिलता है, इससे हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलता है। क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलता है। यानी वी आई का ग्राफ का अगर आपने स्लोप निकाला, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। और ये क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री में एक टॉपिक पढ़ते हैं ढलान निकालने के लिए कि टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा जो होता है इसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप निकालते हैं। ठीक है, वैसे स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला होता है
कि किसी भी दो पॉइंट, अगर कोई दो पॉइंट दिया गया है किसी लाइन का और मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 है और इसका कोऑर्डिनेट y1 है और इस जगह पे मान लो x2 और इसका कोऑर्डिनेट y2 है। इतना डिटेल नहीं समझना, फिर भी मैं समझा देता हूं। और अगर इसका स्लोप निकालना है आपको, अगर इसका स्लोप निकालना है तो यहाँ होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इससे आपको स्लोप निकलता है और वो सही मायने में वो चेंज यही दिखा रहा है। डेल्टा वी जो है अभी इनिशियल में कितना था और चेंज करके कितना किए उसका डिफरेंस है। डेल्टा ई पहले कितना था और बाद में कितना किया उसका डिफरेंस है, और दोनों का रेशियो है ये स्लोप होता है। तो याद रखिएगा कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देता है। इसमें कोई डाउट आपको है क्या? कोई डाउट नहीं है, तो ग्राफ से ध्यान में रखिएगा। अब ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती है। हर एक नियम जो होता है यूनिवर्सल नहीं होता है, उसके कुछ कमियां होती है। तो पहला बात क्या होता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? कैसे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर देखो अगर बढ़ा दोगे ना तो क्या होने लगेगा, रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। हाई वोल्टेज, अगर जैसे वोल्टेज बहुत हाई कर दोगे तो भी क्या होने लगता है, ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है, जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया वी और आई का ग्राफ जो ऐसे बताया, अगर आप टेम्परेचर को घटा बढ़ा दोगे तो या तो ग्राफ ऐसे बनने लगेगा या ग्राफ ऐसे बनने लगेगा। मतलब लीनियरिटी जो है, यानी जो एक स्ट्रेट लाइन बनता था वो नहीं बनेगा वोल्टेज के कारण भी, अगर वोल्टेज बहुत हाई कर दोगे तो। तीसरा जो है नॉन लीनियर डिवाइस अगर आपने यूज किया तो भी ओम्स लॉ काम नहीं करता। नॉन लीनियर डिवाइस का मतलब जैसे जेनर डायोड होता है, ट्रांसमीटर होता है, एलईडी होता है, ये इसको बोलते हैं नॉन लीनियर डिवाइस। इनका यूज करने से भी जो है ओम्स लॉ जो होता है वो काम नहीं करता। वहां पे आपको ग्राफ हमेशा सीधा नहीं दिखेगा। हमेशा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, दूसरा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो भी ओम्स लॉ वहां पर क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि नॉन ओहमिक कंडक्टर जो होते हैं वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और यहीं से एक कंसेप्ट आया था कि ओहमिक कंडक्टर अलग होते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर अलग होते हैं। यानी वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ओहमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। जैसे वैक्यूम ट्यूब होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रोलाइट है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब होते हैं, ये सारे नॉन ओहमिक कंडक्टर हैं। और इन ये जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। यानी अगर यहाँ पे वोल्टेज और करंट, अगर इनको एज अ कंडक्टर यूज कर लिया आपने और यहाँ पे अगर आपने वोल्टेज और करंट को अलग अलग बार मेजर किया तो आपको वो जरूरी नहीं है कि हर बार फिक्स मिलेगा, ये अलग अलग चेंज करते हैं। बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इनका अपना नेचर होता है। क्लास 12th में जब जाओगे तो ये बहुत अच्छे से वहां पे समझाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको मैंने रेफरेंस के तौर पर दिया है ताकि आपको एक आइडिया लगे, वहां पे कुछ एलियन टाइप से आपको फील नहीं हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब हम लोग आगे समझते हैं कि ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओहमिक कंडक्टर होते हैं वैसे कंडक्टर को कहा जाता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था जो नाइक्रोम का वायर होता है, मेटालिक, सिल्वर, आयरन, कॉपर के जो वायर होते हैं ये ओहमिक कंडक्टर या रजिस्टर होते हैं, जबकि जो जंक्शन डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये सब जो होते हैं वो नॉन ओहमिक कंडक्टर या रेजिस्टर होते हैं। हम अगर ग्राफ की बात करेंगे तो देखोगे कि जो ओहमिक कंडक्टर से जब में अगर जो वी और आई का ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लीनियर मिलेगा, जबकि नॉन ओहमिक रेजिस्टर में ये कर्व हो जाता है। यानी जैसे इसका ग्राफ अगर आप बनाते हो ऐसे करके, ये वी और आई का ग्राफ अगर बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जबकि अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, इसका वी और आई का, तो जरूरी नहीं है ये ऐसा मिलेगा, यानी ये लीनियर नहीं मिलता है। क्लियर यहां तक? तो तीसरा, तो ये सारे एग्जांपल और डिफरेंस होते हैं किनके बीच में, ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर के बीच में। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आप जरूर इसको दूसरों के साथ आप जरूर शेयर करिएगा। अब मैंने कहा कि अगर
वी आई और आर हमने देख लिया, उसमें एक टर्म आता है रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, यानी जब वायर में अगर हम लोग में रेजिस्टेंस होता है, पता है आपको कंडक्टर में ही रेजिस्टेंस होता है, तो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो पहला बात होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर, यानी मान लो आपने कंडक्टर में वायर को चूज किया है, तो वो वायर कितना बड़ा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा। यानी अगर वायर जो है एक छोटा वायर है और एक बड़ा वायर है, समझिएगा बात को, तो छोटे वायर में कम रेजिस्टेंस होगा जबकि बड़े वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इस मतलब ये उसी तरीके से जैसे आपके पास ना एक छोटा वाला रसगुल्ला है और एक बड़ा वाला रसगुल्ला है ना। तो अब बताइए, मैं पूछूंगा दोनों में ज्यादा चीनी का जो घोल है कौन शक कर पाएगा, किसके पास ज्यादा चीनी का घोल होगा। तो आप जल्दी से बोलोगे ना कि सर चूंकि दोनों रसगुल्ला सेम कम चीज है, और तो इसका मतलब छोटा वाला कम ही रस उसमें रस रहेगा, बड़े वाले में ज्यादा रस रहता है। तो उसी तरीके से जो लेंथ होता है कंडक्टर का, अगर वो छोटा होगा तो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर के लेंथ का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कारण क्या है कि लंबा दूरी अगर लंबा वायर होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको मूव करने के लिए बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हमेशा एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और बहुत ज्यादा टकराने की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन टकराने की वजह से वहां पे रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ने लगता है। इसलिए तो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा, यानी कोई जा रहा है उसको जाने से रोक रहा है, उसी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं कॉमन, मतलब यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में। सिंपल भाषा में, आप दौड़ रहे हो, बालू में आपको दौड़ा दिया है, तो बालू आपके लिए क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, बाधा का काम कर रहा है। उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर में भागते हैं तो जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन वो कौन देता है, ज्यादा दूर तक जाना होगा तो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है हम लोगों को, है ना। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये चीजें तब सही होगी जब बाकी चीजें जो है वो सारे कांस्टेंट हो, बाकी में कोई बदलाव नहीं हो। मान लो कि एक आदमी इतना छोटा तार रख लिया है और एक आदमी बड़ा तार, बट वो पतला तार रखा है, तो पतला और मोटा तार में भी अलग अलग हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेम मोटाई की तार हो और लंबाई अलग अलग हो, तब हम इस बात को कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, जैसे आप मान लो कि एक लड़का को रख लिया, एक लड़की को रख लिया, बोला बता कौन लड़का दोनों में से मोटा है। अरे भाई जब कंपेयर कर रहे हैं तो लड़का बोल दोगे तो फिर लड़की का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा ना उसमें। हाँ, ये कह सकते हैं कि पढ़ने में दोनों में कौन ज्यादा तेज है, तो फिर जो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा क्योंकि दोनों सेम क्लास का होगा। अब मान लो एक 9 क्लास का हो और एक 10 क्लास का हो, तो क्या कंपैरिजन होगा, नहीं हो पाएगा। क्लियर है। हाँ, तो समझ में आ गया बात कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर की लंबाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टर की लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगला पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का किसको कहते हैं, पहले ये समझो। अगर आपने एक वायर ले लिया, ये एक वायर है, एक वायर है ये, है ना, गोल होता है ये वायर, एक्चुअली ये यूनिफॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है, ये यूनिफॉर्म वायर। तो ये जो जैसे ये ना, ये जो इसका जो फेस जो आपको सर्कुलर फेस जो दिखता है सबसे बाहर में, उसी को कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सोचो कि अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, तब की बात समझो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इसमें पास करता है तो टकराता इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलिजन करने का एक कारण होता है कि वो बहुत मिलियंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं और जगह कम होता है, तो हर कोई आगे जाना चाहता है जिसके वजह से टकराहट हो जाती है। लेकिन अब सोचो ना कि 100 लड़के को एक लाइन में दौड़ा दें और उतना ही बड़े लाइन में सिर्फ 10 लड़के को दौड़ा है, तो 10 लड़के जब दौड़ेंगे तो बड़ा दूर दूर एकदम फैल फैल से दौड़ेंगे, तो बड़ा आसानी से दौड़ पाएंगे, कम ही ऊर्जा लगेगा उनको दौड़ने में। उसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर ये मोटा तार होगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने में बहुत टेंशन नहीं होगा, कम टकराहट होगी। यानी कह सकते हैं कि अगर एरिया को अगर मैं ए से डिनोट करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। यानी जैसे जैसे एरिया बड़ा कर देंगे इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता
बहुत सुगम हो जाएगा, अच्छा रास्ता मिल जाएगा, थोड़ा फैल फैल से होके जाएंगे तो उनमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे नहीं, नहीं टकराएंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, आसानी से निकलेंगे। तो ये हुआ ना। और अगर पतली तार होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें जब पास करेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कारण भी मैंने बता दिया, क्योंकि अगर ज्यादा प्लेस होगा तो कोलिजन कम होगा और कोलिजन कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी वो किस चीज का बना हुआ है ना। यानी अलग अलग मटेरियल जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप जानना चाहें तो जैसे मान लो सिल्वर है, तो सिल्वर में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। जबकि आप आयरन ले लो, आयरन में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अलग अलग, या फिर मान लो प्लास्टिक ले लो या अलग अलग चीज ले लो, उसमें तो और ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ चीज होगा तो उसमें रेजिस्टेंस अलग होता है, उनकी अपनी खास प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है बात? और एक लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी मेटल होते हैं उनका रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से। बट एक बात ध्यान में रखने की है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना, जैसे जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सॉरी जर्मेनियम है ना, तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सब सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें आप ध्यान से देखोगे तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये बात आप कॉपी में नोट करके रख लेना। बट मेटल के केस में क्या होता है, मेटल मतलब धातु, धातु के केस में होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसका रीजन सेम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने से वाइब्रेशन एटम का बढ़ जाता है और कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया जी? तो अब आता है कि क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एक डेरिवेशन करते हैं कि आता कैसे है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला बात हमने ये देखा। दूसरी बात क्या देखा कि ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, तो इन दोनों से हम क्या बात निकाल सकते हैं, इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल इंटू 1/a का। यानी सिंपल तरीके से बोले तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो यहां से आता है रो, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए आ गया। और यानी ये जो रो होता है इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या शॉर्टकट में रेजिस्टिविटी कहा जाता है। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल। यानी रेजिस्टेंस जो मैंने एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए जो है, यही है आपका रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच का एक रिलेशन। अगर आप इस रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना चाहें तो आर ए बाय एल हो जाएगा ऐसे। और आर का भी मैंने बताया था क्या होता है, ओम होता है। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और एल का होता है मीटर। तो यहां से एक मीटर कैंसिल हो गया तो बोलोगे ओम मीटर जो है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है। कई एक बार पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो ये यूनिट क्या हो गया इसका, ओम मीटर ही इसका यूनिट होता है। क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब रेजिस्टिविटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी पदार्थ की प्रकृति। यानी अलग अलग मटेरियल होंगे उनमें रेजिस्टिविटी जो होगी वो अलग अलग होगी। यानी किसी एक मटेरियल के लिए उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स हो जाती है, चाहे वो इतना बड़ा तार हो या इतना बड़ा था, कितना भी बड़ा लेंथ का क्यों नहीं हो, कितना भी मोटा पतला क्यों नहीं हो। अगर एक तार हो गया, मान लो एक सिल्वर का वायर है,
तो सिल्वर के वायर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो फिक्स होती है, यानी वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, न कि उसके लेंथ पे, उसके एरिया पे। तो एक बात बहुत ध्यान में रखने वाला है कि लेंथ पे और एरिया पे जो रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कॉपर और सिल्वर होता है, उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत लो होती है, और लो रेजिस्टिविटी होने की वजह से क्या होता है, वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है ना, इंसुलेटर की तुलना में। यानी जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होने से उसकी कंडक्टिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रबर और प्लास्टिक जो होते हैं वो हाई रेजिस्टिविटी उनकी होती है, यानी वो इंसुलेटर, यानी जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हुई वो क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर हो जाते हैं। दूसरी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मेटल में जो रेजिस्टिविटी होती है टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है, जबकि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी जो है वो कम होती है टेम्परेचर के बढ़ने से। ये बात मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। अब एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी क्या होता है, so conductivity is the ability of the material to conduct electric current। इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होती है किसी मटेरियल में, उसी को कहा जाता है कंडक्टिविटी। और अगर शॉर्ट में बोले तो ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी कंडक्टिविटी जो होता है, यानी जो कंडक्टिविटी होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी का यानी 1 अपॉन रो, है ना, 1 अपॉन रो होता है। और अगर इसका यूनिट का बात करेंगे तो 1 अपॉन ओम मीटर हो जाएगा, है ना, यानी पर ओम पर मीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन कहते हैं। वही साइमन ओम, जॉन साइमन ओम अपने नाम पर इन्होंने रखा था, पर ओम पर मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कहते हैं सुपर कंडक्टर। क्या होता है सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, कंडक्टर ही है ये, बट ये जीरो रेजिस्टेंस वो करता है, यानी उस कंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। यानी अगर किसी तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट करवा दिया ना, तो इनफाइनाइट टाइम तक बिना बैटरी, बिना वोल्टेज दिए वो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो करंट बनते रहता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही तो करंट कहते हैं, करंट प्रोडक्शन होता है। तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो जीरो रेजिस्टेंस देता है, लेकिन कोई चीज सुपर कंडक्टर ऐसे नहीं बनता। सुपर कंडक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा, उस मटेरियल को बहुत कम टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मरकरी जो है वो 4.2 केल्विन अगर टेम्परेचर कर दिया जाए, 4.2 केल्विन टेम्परेचर हम तो कितना होता है, 1 केल्विन टेम्परेचर कितना होता है, 1 केल्विन टेम्परेचर देखो, k माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू c अपॉन 100। यानी यानी एक तरीके से बोले तो बहुत कितना टेम्परेचर हो जाएगा, ध्यान से समझो। कितना टेम्परेचर हो जाएगा कि अगर आप केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, तो C प्लस 270 इतना आप टेम्परेचर करोगे तब जाके क्या होता है, ये सुपर कंडक्टर जो होता है वो बनता है। यानी मरकरी का टेम्परेचर अगर 4.2 बहुत कम टेम्परेचर होता है, समझ लो, इतना टेम्परेचर में आदमी बच ही नहीं सकता है, इतना कम होता है। इतना कम करोगे तब तो वो बात हो पाएगा, यानी बहुत कॉस्टली होता है। तो सुपर कंडक्टर हम लोग जनरली कुछ लैब वगैरह में तैयार करते हैं, ताकि हम लोग वहां पे लैब में सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो होते हैं वहां पे हम इस तरह का काम करते हैं, ताकि लोअर वोल्टेज, यानी मतलब वोल्टेज नहीं भी हो तो भी हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या क्या करना है। Find the potential difference required to flow a current of 200 milliampere in a wire of resistance। यानी जो करंट आई जो गिवन है वो 200 मिली एम्पियर दिया गया। मिली का मतलब होता है आपको पता है 10 का पावर कितना, 10 का पावर -3 एम्पियर।
ठीक है, तो 10 का पावर 3 इंटू 200 एम्पियर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल। और रेजिस्टेंस आर आपको कितना गिवन है? रेजिस्टेंस बोलोगे सर ये मुझे 20 ओम गिवन है। तो अब बताओ, एक हमने वी आई और आर में किया था कि वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, ये तो हमें पता होना चाहिए, है ना? V इज इक्वल टू आई आर, एक साथ याद होना चाहिए आपको। अब R आपको पता है 20 और ये है 200 इंटू 10 का पावर -3, है ना? तो देखो ये तीन, दो और एक, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, दो दुना कितना मिल गया? 4, यानी आंसर हो गया आपका 4। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर किसी को दिक्कत है ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि मिली, देखो 1 मिली एम्पियर जो होता है ना, तो 10 का पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने पहला क्लास जब कराया था ना, पहला और दूसरी क्लास में, ये सब बेसिक बेसिक बात मैंने वहां पे कराया है कि कैसे ये चीजें होती है। तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो इसे मैं हर बार प्रूव करूंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको भी लगेगा कि सर एक ही चीज को रोज रोज बताते हैं। इसमें मैंने हर एक चीज को एक सिस्टमेटिक जगह पे रखा है। ठीक है, हाँ कुछ चीजें जो फिर से बताने लायक होती है उसको मैं बता देता हूँ। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो एक आध और क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 1.2 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, यानी करंट दिया गया, यानी आई दिया गया आपको 1.2 एम्पियर। दूसरा, वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज जो वी है वो दिया गया है 6 वोल्ट। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, कितना होगा? रेजिस्टेंस निकालना। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि जो पिछले क्वेश्चंस में मैंने मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया था, क्यों? देखो इसलिए क्या, क्योंकि जब हम आंसर निकालते हैं ना तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर देना होता है। तो मिली एम्पियर कोई स्टैंडर्ड नहीं है करंट का यूनिट, करंट का स्टैंडर्ड यूनिट है एम्पियर। तो नहीं तो फिर आंसर में आपको उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, तो फिर वोल्टेज का आपके हिसाब से वोल्ट नहीं आएगा, वोल्टेज का जो यूनिट है वोल्ट नहीं आएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, समझ रहे हो ना? वहां पे कुछ और आ जाएगा जो आपको एग्जाम में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर एग्जाम में तो वोल्ट में ही दिया हुआ रहता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सारे यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर पाए। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है मैं बताते आ रहा हूँ, आप बस ध्यान से पढ़ते हो। अब आपको पता करना है क्या है? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, आपको बस एक ही चीज याद रखना है, आई की जगह पे V की जगह पे 6 लगा दो, आई की जगह पे 1.2 लगा दो और आर को आर रहने दो। आपको पता है दोनों साइड अगर 1.2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? तो यहां से आपको आर जो है क्या मिलेगा, इसको हटाओगे तो 0 और 12 कम 12, 12 25 60, यानी हो गया 5 ओम। तो 5 ओम रेजिस्टेंस यहां से मिलेगा, है ना? बहुत आसान क्वेश्चन जी। चलिए अब एक और क्वेश्चन, हाँ ये एक और क्वेश्चन है जो अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, वैसे एग्जाम में आता है। Given the wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length, what will the new resistance? देखो एक इतना बड़ा सा एक वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, है ना? इसको डबल कर दिया गया, इसको अब क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया। ये मान लो L लेंथ का था, अभी कितना लेंथ का हो गया? 2 लेंथ का हो गया। अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अच्छा, एक बात तो है कि इसकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि एक सेम ही वायर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, यही होता है ना? चलो ये बात ध्यान रखना। अब ध्यान से, अब नया रेजिस्टेंस अगर निकालना है हमको, नया रेजिस्टेंस निकालना है, क्या बोलेंगे? रो तो वही रहेगा, एल के जगह पे अब 12 हो जाएगा। और एरिया क्या हो जाता है बताओ? एरिया क्या हो जाएगा? एरिया भी हाफ हो जाएगा। देखो ना, अगर इसमें हम चेंज कर रहे हैं तो एरिया नहीं हाफ हो जाएगा? बोलोगे, बोलो एरिया हाफ होगा या एरिया हाफ नहीं होगा? बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा सर, तो एरिया हो जाएगा ए बाई 2। बोलो क्यों? क्योंकि देखो अब ये वायरस को डबल कर देंगे तो जितना पहले एरिया था वही एरिया ना, चूंकि यूनिट। हाँ एक बात ध्यान रखना कि जब खींच रहे होंगे तो यूनिफॉर्म तरीके से ये स्ट्रेच होना चाहिए, इन्हें कहीं मोटा कहीं पतला रह जाए। तो एरिया हो जाएगा ए बाय 2। अब यहां से अगर हम लोग फाइनल रेजिस्टेंस या न्यू रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रो इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू एल बाई ए। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो आर अपॉन आर एन अगर करोगे तो मिलेगा रो एल बाई ए डिवाइडेड बाय रो इंटू 4 एल बाई ए। तो देखो ये ए से ए और रो से रो ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यहां से बच गया आर, और जो न्यू रेजिस्टेंस है वो 1 अपॉन आर मिल गया। यानी न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा किसका?
इनिशियल रेजिस्टेंस का, यानी आंसर क्या हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन, बहुत आसान था या नहीं था। चलो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, ये क्वेश्चन आप एक बार घर में प्रैक्टिस करना, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले क्लास में, जिसमें मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन कंडक्टर जो होते हैं इनका मैं कराने वाला हूं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा। और भी अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और भी न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, ताकि आपको पूरा चैप्टर यहाँ एक साथ मिले। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, आस पड़ोस का ध्यान रखिए, साफ सफाई रखिए, ठीक है। तब आप लोग स्वस्थ रहेंगे और मजे में अपना जीवन काट